चैप्टर 2 तुम पर अपना पूरा हक जताऊंगा। अर्जुन के माँ बाप और काशी के माँ बाप दोनों हाल में और कुछ और रिश्तेदार भी आए हुए थे। पंडित जी शादी की तारीख निकलवा रहे थे, तभी उनके चेहरे पर थोड़ी सी परेशानी की झलक आ गई। वो काशी के पापा को देखते हुए बोले, यजमान, इन दिनों की कुंडली के हिसाब से अगर शादी 4 दिन के अंदर हो जाती है तो ठीक, नहीं तो उसके बाद इनकी शादी का कोई भी योग नहीं बन रहा। पंडित जी की बात सुनकर सबके चेहरे पर परेशानी के भाव आ गए। अर्जुन की माँ सुनीता जी खड़े होते हुए बोली, हमें तो सिर्फ काशी के इस घर में बहू बनकर आने से मतलब है। इन सब बातों में बिल्कुल विश्वास नहीं रखती, लेकिन अगर आप सबको इन बातों में यकीन है तो यही सही, शादी 4 दिन के अंदर ही होगी और कल ही उन दोनों की सगाई होगी। उनकी बात सुनकर कौशल्या जी ने कुछ कहना चाहा, लेकिन महेंद्र जी ने उन्हें इशारे से शांत करवा दिया और बोले, अगर 4 दिन के बाद का ही मुहूर्त है तो यही सही। वैसे भी दोनों बच्चे राजी है और काशी भी 21 की होने वाली ही है। अगर सबको सही लगता है तो इसी मुहूर्त पर इनकी शादी करवा देते हैं। उनकी बात सुनकर अर्जुन के चेहरे पर एक लंबी मुस्कान आ गई और उसकी मुस्कान देखकर बाकी सबके चेहरे भी खिल गए। सुनीता जी ने उसके पास आकर उसकी बलाएं ले ली और थू थू करते हुए बोली, मेरे बच्चे की खुशियों को किसी की नज़र ना लगे। अर्जुन ने पहले उनका आशीर्वाद लिया और फिर बाकी सबका। सुनीता जी भी सबका मुंह मीठा करवाने लगी। अचानक से अर्जुन का ध्यान अपने फोन पर गया, जो कब से होल्ड पर था। उसने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, लग गई लंका, और फिर एक नज़र सबकी तरफ देखा। सब एक दूसरे में व्यस्त थे, तो वो मौका पाकर अपने कमरे की तरफ चला गया। उसने जल्दी से फ़ोन अपने कान से लगाया तो ऊँचे गानों की आवाज़ से उसका कान एकदम भन्ना उठा और बोला, चलो जी, इसने तो पार्टी भी शुरू कर दी। वो फ़ोन काटने को हुआ तो सामने से आवाज़ आई, सेलिब्रेशन तो बनता ही है, लेकिन काशी का सेलिब्रेशन उसके अर्जुन के बिना अधूरा है। उसकी आवाज़ सुनकर अर्जुन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो मुस्कुराते हुए भी बोला, अच्छा, तो मेरी बातें सुनी जा रही थी, आपको सुनने का हक बनता है मेरा। काशी ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बस 4 दिन और फिर मैं भी मेरे पूरे हक जताऊंगा। अर्जुन ने बेहद दिलकश आवाज़ में कहा, अच्छा, आज बड़े अपने हक याद आ रहे हैं। अब तक तो हमेशा मुझे रोकते रहते थे, डरता था कहीं तुम्हें खो ना दूँ, लेकिन 4 दिनों के बाद तुम पूरी तरह से मेरी हो जाओगी। उसके बाद ना ही कोई डर रहेगा और ना ही कोई दूरी। अर्जुन ने बेहद सेडेक्टिव वॉइस में कहा, तुम्हें महसूस करना ही इश्क है मेरे लिए, छूकर तो मैंने खुदा को भी नहीं देखा। उसकी वो आवाज़ सुनकर ही काशी के पेट में बटरफ्लाइज उड़ रही थी। आज पहली बार अर्जुन ने उसे इस तरह का कुछ कहा था। शर्म से उसके दोनों गाल लाल टमाटर जैसे हो गए थे। बाद में बात करते हैं, जल्दी जल्दी अटकते हुए कहकर उसने फ़ोन काट दिया और फ़ोन को सीने से लगा लिया। धड़कनों का शोर पूरे जोर पर था। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन के चेहरे पर भी कातिलाना मुस्कान थी। बहुत जल्द हम दोनों एक हो जाएंगे, कहकर उसने फ़ोन को सूंघ लिया और बालों में हाथ फिरा कर बाकी सबके बीच आ गया। वहीं दूसरी तरफ एक महलनुमा घर, जिसके आसपास दीवारों के साथ कई बॉडीगार्ड खड़े थे। बाहर की तरफ एक ब्लैक कलर का बड़ा सा गेट, जिसके बाहर गार्ड खड़े थे जो पूरी तरह से हथियारलेस थे। गेट से एक तरफ पार्किंग एरिया, जहां पर एक से एक महंगी गाड़ी, तो दूसरी तरफ एक बड़ा स्विमिंग पूल और उसकी साइड में एक बहुत बड़ा बाग था, जिसमें अलग अलग तरह पेड़ पौधे थे और उसके बीचों बीच एक फाउंटेन था। वो घर का बाहरी हिस्सा भी किसी राजमहल से कम नहीं था। गेट से थोड़ी दूर पर हॉर्न बजा तो गार्ड्स ने जल्दी से गेट खोल दिया और एक गाड़ी हवा को चीरती हुई पार्किंग में आकर रुकी और उसके अंदर से सदैव अपनी कातिलाना चाल चलते हुए घर के अंदर दाखिल हुआ। अंदर कारपेट से लेकर पेंटिंग तक हर एक चीज़ बाहर विदेशों से मंगवाई हुई थी। पूरे घर में एक एक चीज़ करोड़ों की लगी हुई थी। सदैव गेट से ही दादी माँ कहते हुए घर के अंदर आया तो सामने ही उसकी दादी उसे मुस्कुराते हुए देख रही थी। सदैव ने उनके पास आकर उनके पैर छुए तो वो उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोली, आप आज भी बिल्कुल नहीं बदले। घर आते ही सबसे पहले हमें ढूंढते हैं, अब हमें ढूंढना छोड़कर अपने लिए बीबी ढूंढिए आप, क्योंकि अब हम इस घर की जिम्मेदारी उठाते उठाते थक चुके हैं। अब हम आराम करना चाहते हैं। दादी प्लीज़, मुझे ये शादी वादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है।
कुछ और चाहिए तो ऑर्डर कीजिए। आपकी आंख झपकने से पहले हम आपके सामने वो चीज़ हाजिर कर देंगे, लेकिन ये शादी हमारे बस की बात नहीं। सदैव ने सोफे पर बैठते हुए कहा। हमारे पोते ने ज़माने भर की शोहरत हमारे कदमों में रख दी। अब हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस तमन्ना है तो एक बहू की। और हम जानते हैं कि बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी आएगी जो आपके साथ साथ इस घर की जिम्मेदारी को भी बखूबी निभाएगी। कहते हुए उसकी दादी कविता जी भी उसके पास आकर बैठ गई। सदैव ने उनकी गोद में सिर रख लिया और आंखें बंद करते हुए बोला, जब हम तीनों एक दूसरे के साथ खुश हैं तो और किसी की क्या ज़रूरत है। हम सफ़र की ज़रूरत तो हर इंसान को होती है। कविता जी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। आप और आपकी ये बातें कहकर उसने बात को टाल दिया और फिर एकदम खड़ा हो गया और बोला, आज तो साहत हॉस्टल से वापस घर आने वाली थी, आई नहीं क्या अब तक? आ चुकी है, अपने रूम में रेस्ट कर रही है। ये सुनते ही सदैव ऊपर साहत के रूम की तरफ बढ़ गया। चैप्टर 3 वो मेरा है और मैं उसकी। साहत साहत पुकारते हुए सदैव साहत के रूम में उसे ढूंढ रहा था। तभी पीछे से किसी ने आकर उसी के इर्द गिर्द अपनी बाहें लपेट दी। उसके स्पर्श से ही सदैव की आंखें बंद हो गई और होठों पर मुस्कान काबिज हो गई। उसने उन हाथों पर हाथ रखते हुए कहा, हमारी छोटी सी गुड़िया अब बड़ी हो गई, लेकिन शरारतें करना अभी भी नहीं भूली। दिस इज़ नॉट फेयर भाई, आप हमेशा मुझे पहचान लेते हैं। तो सदैव उसकी तरफ मुड़ते हुए बोला, अब तुम्हारे रूम में और तो कोई होगा नहीं, और अगर होगा भी तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि वो सदैव गोइंका को अपनी बाहों में कस ले, क्योंकि मेरा भाई एकदम खड़ूस है। कहते हुए उसने सदैव के सीने पर एक हल्का सा मुक्का जड़ दिया। अच्छा जी, ऐसा भी क्या कर दिया मैंने? सदैव ने अपनी आंखें छोटी करते हुए पूछा। तो साहत सदैव के सीने से लगकर बोली, 5 साल हो गए मुझसे हॉस्टल में गए हुए, आप एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आए। क्या आपको मेरी याद नहीं आती थी? उसने रुआसी होते हुए कहा। उसने भी उसे अपने सीने में छुपा लिया और उसका माथा सूंघते हुए बोला, तू सिर्फ मेरी बहन ही नहीं बल्कि मेरे लिए मेरे बच्चे जैसी है, जिसका मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तू जानती है मेरे बिजनेस में कोई राइवल्स है और मैं नहीं चाहता कि मेरे बिजनेस राइवल्स की नज़र मेरे परिवार के किसी भी मेंबर पर पड़े। हाँ हाँ जानती हूँ, इसीलिए मुझे इतनी दूर पढ़ने भेजा, और वो भी एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की बनकर। आप जानते हैं वहाँ रहकर मेरा कितना बुरा हाल था। ना ही कोई फैसिलिटी थी और ना ही कोई लग्जरी। अब आपको खड़ूस ना कहूँ तो और क्या कहूँ? उसने खींचते हुए कहा और उससे अलग हो गई। अच्छा बाबा सॉरी, अब आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। वैसे भी अब तेरी स्टडीज़ ख़त्म हो गई। अब तो तू मुझे अपनी साइज़ बता कि आगे तेरा क्या प्लान है। भाई वो मुझे आपको अब कुछ बताना है, उसने थोड़ा झिझकते हुए कहा। उसकी झिझक से ही सदैव को अंदाज़ा हो गया कि उसने क्या बात करनी होगी। उसने चेहरे पर बिना किसी भाव के पूछा, पसंद है कोई? साहत ने डरते हुए उसे देखा और अपना सिर झुका लिया। सदैव को कंफर्म हो गया था कि उसकी लाइफ में कोई है। उसने उससे दोबारा पूछा, नाम क्या है उसका? तो साहत ने नज़रें नीचे ही रखी और कोई जवाब नहीं दिया। तो सदैव रूम से बाहर निकलने की एक्टिंग करने लगा और बोला, ठीक है, अगर कोई नहीं है, वैसे भी तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है। एक बार दादी उनसे मिल ले तो तुम्हें भी बता दिया जाएगा। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, पीछे से साहत जोर से बोली, अर्जुन नाम है उसका, मेरे साथ ही था कॉलेज में। सदैव पीछे मुड़कर आंखें छोटी करते हुए उसे देखा और कुछ बोलने को हुआ। उससे पहले ही एक मेड ने दरवाजे पर नॉक किया और बोली, दादी माँ आप दोनों को नीचे बुला रही है, बाद में बात करते हैं इस बारे में, अभी नीचे चलो। उसने फिर से चेहरे पर बिना किसी भाव के कहा और रूम से बाहर आ गया। उसके पीछे पीछे ही साहत भी नीचे आ गई। वहीं दूसरी तरफ काशी के घर में काशी लाउड म्यूजिक ऑन कर डांस कर रही थी। पूरा कमरा फैला हुआ था और बेड तरस
तहस नहस हो चुका था। तभी कमरे में उसकी माँ आई और म्यूजिक बंद कर सब समेटते हुए बोली, शादी होने वाली है, लेकिन इस लड़की का बचपना अभी तक नहीं गया। 4 दिन है शादी में, सिर्फ ये नहीं कि घर का कुछ काम सीख ले, बस इससे तो सिर्फ और सिर्फ मस्ती करनी है। अरे मैं उनके घर बहू बनकर जा रही हूँ, कोई काम वाली बाई नहीं जिसके लिए मुझे काम करना सीखना पड़े। और वैसे भी अर्जुन की माँ मुझसे आपसे भी ज़्यादा प्यार करती है, वो बिल्कुल पलकों पर बैठा कर रखेंगे मुझे, काशी ने मजाकिया लहजे में कहा, जिसे सुनकर कौशल्या जी की आंखों में नमी आ गई। उनकी आंखों में नमी देखकर काशी उनके पास आ गई और बोली, क्या हुआ माँ, आपको बुरी लगी क्या मेरी बात? आप कर दीजिए, मेरा मतलब आपका दिल दुखाने का नहीं था। कहते हुए वो उनके सीने से लग गई। अरे ये तो खुशी के आंसू है, हमारा दिल बहुत खुश है कि तुम्हें तुम्हारे मायके से भी ज़्यादा प्यार करने वाला ससुराल मिल रहा है। भगवान कभी हमारे बच्चों को किसी की बुरी नज़र ना लगने दे। कहते हुए उन्होंने अपनी आँख से काजल लगाकर काशी के कान के पीछे लगा दिया। किसी की नज़र नहीं लगेगी हमें, अगर किसी ने नज़र लगाई भी तो हमने उसकी आंखें फोड़ देनी है ना रहेगी नज़र और ना रहेगी नजरें। कहते हुए वो खिलखिलाकर हंस दी। पगली कहकर उन्होंने उसके सिर पर हल्की सी चपत लगा दी और फिर उसके चेहरे को छूकर बोली, जाकर थोड़ा आराम कर ले, कितनी थकी हुई लग रही है। अगर दुल्हन का चेहरा ही अच्छा ना लगा तो दुल्हा छोड़कर भाग जाएगा। अर्जुन मुझे छोड़ना तो दूर, एक ख्वाब भी कभी उसके ख्वाबों में नहीं आ सकता। चाहे मैं कितनी ही बदसूरत क्यों ना लगूं, उसका प्यार कभी कम नहीं होगा मेरे लिए। मुझे विश्वास है मेरे अर्जुन पर भी और मेरे महादेव पर भी कि वो मेरे अर्जुन को मुझसे कभी दूर नहीं करेंगे। उसने मन ही मन दृढ़ता से कहा और फिर अपनी माँ को बोली, अगर दुल्हे ने भागने की कोशिश की तो दुल्हन उसको टांगे तोड़ देगी, लेकिन उसे भागने नहीं देगी। और फिर हंसने लगी। सच्ची में पागल हो गई हो और अब हमें भी कर दोगी। भगवान जी तुम्हारे अर्जुन को तुमसे बचाए, अब हमें जाने दो, बहुत से काम है हमें। कहकर वो रूम से बाहर निकल गई। काशी बेड पर फैल कर लेट गई और अपने हाथ में तकिया लपेटते हुए बोली, मेरी सांसें चलती है अर्जुन से। ये चलती सांसें इस बात का सबूत है कि वो मेरा है और मैं उसकी।